नमस्कार, मैं जिलेदार सिंह राजपूत, बालवन आर्ट्स कॉलेज। आज संधान के माध्यम से जो विषय निश्चित किया गया है वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, उपन्यासकार और दुनिया की तमाम घटनाओं को, खास करके भारत का जो इतिहास है, भारत का जो मिक्स कल्चर है, साझा संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, उसको मजबूत करने वाले ऐसे लेखक जिन्होंने बहुत सारी बातें अपने फिल्मों के माध्यम से भी की, ऐसे रचनाकार डॉक्टर राही मासूम रजा के ऊपर हमारा ये वक्तव्य आज का निश्चित हुआ है। हम आपके सामने पहले कुछ स्लाइड के माध्यम से उनके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। राही मासूम रजा, उनका जन्म 1927 में हुआ और उनकी मृत्यु 1993 में हुई। जन्म गंगौली गांव, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। पिता वशीर हसन आप्ती। उन्होंने हिंदी में कई उपन्यास लिखे, जिसमें आधा गांव है, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, सीन 75 और कट्टा भी आरजू। उन्होंने वैसे तो वो फारसी लिपि में लिखा करते थे, हिंदी में उनके कविता संग्रह नहीं थे, लेकिन उनके एक बहुत ही खास मित्र थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उनके माध्यम से उन्होंने एक कविता संग्रह लिखा था हिंदी में, मैं एक फेरी वाला। जीवनी एक उनकी जीवनी है। जैसा कि सबको मालूम है कि सन 1965 की लड़ाई जो हुई पाकिस्तान से, उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम बहुत ऊपर है। उनकी जीवनी के बारे में, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, वो उन्होंने लिखा। कई लेख, सामयिक लेख उनकी ज़िंदगी में जैसी जैसी घटनाएं होती रहीं भारतीय राजनीति में, तो उनके कुछ लेख हैं। लगता है बेकार गए हम, और दूसरा है खुदा हाफिज़ कहने का मोड़। चूँकि उर्दू में भी वो लिखा करते थे, इसलिए उनके कुछ काव्य संग्रह हैं, जैसे नया साल, मौजे गुल मौजे सबा, रक्षे मय, अजनबी रास्ते। एक उन्होंने उर्दू तथा हिंदी में महाकाव्य लिखा है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 1857 जो हमारा विप्लव रहा है, हमारी पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ हुई भारतीयों की, उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। और उर्दू में एक नावल है उनका, बहुत मशहूर नावल है, मोहब्बत के सिवा। उनका अगर सामान्य परिचय दिया जाए तो इस तरह का है। 1 सितंबर 1927 को उनका जन्म हुआ गंगौली में, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा वहीं, बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही उर्दू साहित्य के भारतीय व्यक्तित्व पर पीएचडी उन्होंने किया, और अध्ययन समाप्त करने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य से जीविकोपार्जन की शुरुआत। कई वर्षों तक उर्दू साहित्य पढ़ाते रहे। बाद में फिल्म लेखन के लिए बम्बई गए। जीने की जी तोड़ कोशिशें और आंशिक सफलता।
फिल्मों में लिखने के साथ हिंदी उर्दू में समान रूप से लेखन, फिल्म लेखन को बहुत से लेखकों की तरह घटिया काम नहीं बल्कि सेमी क्रिएटिव काम मानते रहे। B.R. चोपड़ा के निर्देशन में बने महत्वपूर्ण दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के पटकथा और संवाद लेखक के रूप में प्रशंसित। ऐसे कवि कथाकार जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय है। हमारी आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ भाषाई झगड़े हुए थे, जिसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा बहुत मशहूर है। आज़ादी के तुरंत बाद ये झगड़ा शुरू हुआ था, तो राही मासूम रज़ा ने इस झगड़े में शिरकत की थी और उन्होंने भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में सरदार अली जाफ़री के साथ राही मासूम रज़ा भी थे। और आपको मैं बता दूं कि उस समय राही मासूम रज़ा बहुत फेमस नहीं हुए थे, लेकिन उनकी ऐसी समझ थी कि उनको इस कमेटी में रखा गया था। तो उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी मशहूर बात कही है, जिसको मैंने यहाँ कोट किया है, कि वो कहते हैं कि मैं तो एक गालिब की तरह हिंदी का शायर और प्रेमचंद की तरह हिंदी का कथाकार हूँ। उर्दू केवल एक लिपि है और लिपि साहित्य का आधार नहीं होती। लिपि केवल एक वस्त्र है। भाषा भी मनुष्य ही की तरह कपड़े पहनकर पैदा नहीं होती। चोचले में माएँ बच्चों को फ्राक पहना दें तो बच्चे जात के अंग्रेज नहीं हो जाते। पर यदि आप यह नहीं मानते और लिपि ही को सब कुछ समझते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी को उर्दू का शायर मानिए, क्योंकि पद्मावत फारसी लिपि में लिखी गई थी। कुतुबन, ताज और उस्मान से भी हाथ धो लीजिए कि यह लोग भी देवनागरी में नहीं लिखते थे। आत्महत्या के कई आसान तरीके भी हैं, तो हम गले में किसी लिपि का पत्थर बांधकर डूबने क्यों जाएं? मैं हिंदी का लेखक हूँ और मैं अपनी हिंदी उर्दू लिपि में भी लिखता हूँ और देवनागरी में भी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने पर दिनकर जी, मैं आपको हिंदी के एक गुमनाम साहित्यकार की हैसियत से बधाई देता हूँ। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े आज़ादी के बाद काफ़ी होते रहे हैं। ये झगड़े बहुत ही तकलीफ़दायक होते हैं जब ऐसा होता है, क्योंकि हमारे देश में तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म हैं, तमाम बोली भाषा, खाना पीना, कई तरह का भेद भी है, लेकिन भेद होते हुए भी एक है। तो वो एक जगह वो बहुत खींचते हैं और खींच करके एक कविता उन्होंने लिखा है जिसका शीर्षक है गंगा और महादेव। वो कहते हैं, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे की असमत लूटो जिसमें मेरी बयाजें जग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी के रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से यह कहता हूँ, मेरा भी एक संदेशा है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है, मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से यह कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। यह मलैक्ष तुर्कों के बदन में गाढ़ा गर्म लहू बन बन कर दौड़ रही है। राही मासूम रज़ा ने एक महाकाव्य हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में
उन्होंने लिखा था। यह जो महाकाव्य है वो क्रांति कथा के नाम से प्रसिद्ध है। क्रांति कथा अंग्रेज़ों से पहली बार हिंदुस्तानी सिपाहियों के माध्यम से जो लड़ाई हुई, जिसमें सारा उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपरी ऊपर से लेकर के नीचे तक सामान्य आदमियों तक जिस लड़ाई में लोगों ने शिरकत की थी, उस लड़ाई को महाकाव्य के रूप में राही मासूम रजा लिखते हैं। और उसमें एक बात वो कहते हैं कि हमने इस लड़ाई को क्यों लिखा। यह लड़ाई तो हार देने वाली लड़ाई थी। 1857 में हम लोग हार गए थे, लेकिन हार का वर्णन क्यों करना। हार, उनका ये कहना है कि कई बार वो कहा करते थे कि ये एक लड़ाई हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा के लिए हार गए। वो लड़ाई जो 1857 में भारतीय हार गए थे, लेकिन उसके बाद किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ वह लड़ाई जारी थी। और लड़ाई जारी थी इसलिए हमको 1947 में सफलता मिली, यानी वो लड़ाई बंद नहीं हुई थी। इसलिए इस क्रांति को बताना, भारत के लोगों को, अगली पीढ़ी को बताना ये ज़रूरी हो गया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने यह नज़्म चंद किताबों की मदद से अपने कमरे में बैठकर नहीं लिखी है। मैंने इस लड़ाई की शिरकत की है। मैंने जख्म लगाए हैं। मैं दरख्त पर लटकाया गया हूँ। मुझे मुर्दा समझकर गिद्धों ने नोचा है। मैंने उस बेबसी को महसूस किया है जब आदमी गिद्धों से और गीदड़ों से बचने के लिए अपना जिस्म नहीं हिला सकता, और जब आँखों से एक बेपनाह खौफ, बेपनाह बेबसी झलकने लगती है। मैंने उस खौफ को भी महसूस किया है जिसे तोप दम होने से पहले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने किया होगा। मैंने उस दीवानगी के दिन गुजारे हैं जिसमें चंद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने किसी मकान में किलाबंद होकर अंग्रेज़ों के लश्कर को रोकने का हौसला किया था। और अंत में राही मासूम रजा ने एक अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत उन्होंने देश के लिए लिखी थी, अपने परिवार के लिए लिखी थी कि मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना। मगर शायद वतन से दूर मौत आए तो यह वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी नदी भी बहती है तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि यह गंगा का बेटा आज तेरे हवाले है। राही मासूम रजा दंगों से बहुत ही परेशान होते थे, और उनका बार बार कहना था कि दंगों में जो मेन भूमिका है वह धर्म गुरुओं की है। धर्म गुरुओं ने हिंदू मुस्लिम दोनों को अपने तरीके से बरगलाया है। इसलिए कर्फ्यू के शमशानी सन्नाटे में भी राही मासूम रजा शेख और ब्राह्मण का आना स्वीकार नहीं करते। वो एक कविता में लिखते हैं कि आज आवाज़ों की बस्ती में एक सहमी हुई खामोशी के जादू के सिवा कोई नहीं। मुझको राहों पर सिपाही नहीं अच्छे लगते, कोई आ जाए यहाँ, कोई आ जाए यहाँ, शेखों ब्राह्मण के सिवा। अब आप देखिए उनके जो उपन्यास हैं, उनके उपन्यास की ये तस्वीरें हैं। असंतोष के दिन, आधा गांव है, सीन 75 है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं ये करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं इस
बेनमून लेखक को, जिसने महाभारत के संवाद को अपने तरीके से, महाभारत B.R. चोपड़ा का जो महत्वपूर्ण दूरदर्शन धारावाहिक जो कई वर्षों तक भारत की संस्कृति और कल्चर को छोटे पर्दे पर दिखाया जाता रहा है, उसके जो संवाद लेखक हैं वे राही मासूम रजा हैं। उन्होंने अपने तरीके से, अपनी सोच के तरीके से बहुत सारे ऐसी जगहों पर वे शामिल हो गए हैं, उसमें अंदर आ गए हैं और उन्होंने बहुत बेनमून चीज़ें महाभारत सीरियल के माध्यम से लोगों को बताया है। उनका एक और जो एक नॉवेल है नीम का पेड़, जिस पर भी धारावाहिक बन गया था और बहुत ही मशहूर धारावाहिक बना था नीम का पेड़, अगर आपने वो देखा हो। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी तरफ से इस कहानी में कहानी भी नहीं जोड़ सकता था, इसीलिए इस कहानी में आपको हदें भी दिखाई देंगी और सरहदें भी। नफ़रतों की आग में मोहब्बत के छींटे दिखाई देंगे, सपने दिखाई देंगे तो उनका टूटना भी, और इन सबके पीछे दिखाई देगी सियासत की काली स्याह दीवार। हिंदुस्तान की आज़ादी को जिसने निगल लिया, जिसने राज को कभी भी सुराज नहीं होने दिया, जिसे हम रोज़ झंडे और पहिए के पीछे ढूंढते रहे कि आखिर उनका निशान कहाँ है। गांव, मदरसा, खुर्द और लक्ष्मणपुर कत्ता महज 2 गांव भर नहीं है।